आज हम किसी राजा या किसी साम्राज्य के पतन की नहीं, बल्कि एक समाज के ऐसे हिस्से की बात करेंगे जो हमारे आधुनिक शहरों की सोच से कोसों दूर है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो 5 पांडवों और द्रौपदी की कहानी हमें एक चमत्कार या एक दैवीय मजबूरी लगती है। माता कुंती का वो आदेश जिसमें वो अर्जुन से कहती हैं कि जो लाए हो उसे आपस में बांट लो, हमारे लिए सिर्फ एक पौराणिक कथा है। लेकिन भारत के कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आज भी ये सिर्फ कोई कथा नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक ठोस सामाजिक व्यवस्था है। इसे स्थानीय लोग द्रौपदी प्रथा कहते हैं और बाहरी दुनिया इसे बहुपतित्व यानी पॉलीएंड्री के नाम से जानती है। इस प्रथा को द्रौपदी प्रथा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रथा के अनुसार भी एक लड़की को घर के सभी लड़कों से शादी करनी पड़ती है। अक्सर लोग ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग इसे गलत नजरिए से देखते हैं तो कुछ इसे पिछड़ापन कहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस प्रथा के पीछे की वजह ना तो धार्मिक सनक थी और ना ही कोई शौक। इसके पीछे छुपा है पहाड़ों का वो कठोर भूगोल, जहाँ इंसान को जिंदा रहने के लिए कुदरत से हर रोज लड़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी आज जब इस द्रौपदी प्रथा के बारे में सुनते हैं तो कई सवाल मन में आते हैं। पहला सवाल, ऐसी कौन सी वजह है जो इस प्रथा को जिंदा रखा गया है? दूसरा सवाल, इस प्रथा में रहने वाले पति पत्नी के जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है? और तीसरा सवाल कि इस प्रथा में रहने वाली पत्नी यानी लड़की की मानसिक स्थिति कैसी होती है? क्या उसमें उस लड़की की मर्जी भी शामिल होती है या नहीं? अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। कल्पना कीजिए उन पहाड़ों की जहाँ खेती के लिए जमीन इतनी कम है कि एक एक इंच का हिसाब रखा जाता है। उत्तराखंड के जौनसार बावर और हिमाचल के किन्नौर जैसे इलाकों में पहाड़ इतने खड़े हैं और पथरीले हैं कि वहाँ नया खेत बनाना नामुमकिन है। यहाँ सदियों पहले एक डर पैदा हुआ। वो डर था जमीन के बंटवारे का। मतलब कि अगर एक घर में 4 भाई हैं और चारों अलग अलग शादियां करते हैं तो पहले उन चारों भाइयों में घर की जमीन बटेगी और फिर आगे चलकर उनके बच्चों में। इस तरह से उस छोटी सी जमीन के कई टुकड़े होंगे और फिर एक दिन वो जमीन टुकड़ों में बंटने के लायक भी नहीं बचेगी। पहाड़ों में आधा एकड़ जमीन का टुकड़ा एक परिवार का पेट भी नहीं भर सकता है। इसका परिणाम होता कि पूरा परिवार बिखर जाता और भूखमरी की नौबत आ जाती। जमीन के बंटवारे और परिवार के बिखर जाने के डर ने इस अनोखी प्रथा को जन्म दिया। बुजुर्गों ने तय किया कि अगर सभी भाई एक ही स्त्री से शादी करेंगे तो परिवार एक रहेगा, चूल्हा एक रहेगा और सबसे बड़ी बात, जमीन के टुकड़े नहीं होंगे। बहुपतित्व यहाँ किसी लस्ट या कामना का प्रतीक नहीं बना, बल्कि ये इकोनॉमिक सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बन गया। जमीन को बचाने के लिए इंसानों ने अपनी भावनाओं का सौदा कर लिया। अब बात करते हैं जौनसार बावर की, जहाँ के लोग खुद को गर्व से पांडवों का वंशज मानते हैं। यहाँ की व्यवस्था सिर्फ शादी नहीं, ये बेहद अनुशासित पारिवारिक ढांचा है। यहाँ जब बड़े भाई की शादी होती है तो रीति रिवाजों के अनुसार वही बड़े भाई की पत्नी उन सभी भाइयों की साझा पत्नी मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अराजकता है। यहाँ एक अनरिटन कानून काम करता है। बड़े भाई का रोल घर के राजा की तरह होता है। घर के कामकाज, खेती और मवेशियों की जिम्मेदारी सभी भाइयों में बटी होती है। एक भाई अगर ऊंचे बुग्यालों में भेड़ चराने गया होता है तो दूसरा नीचे मंडी में सामान बेचने जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन घरों में जेलसी को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। भाइयों के बीच आपसी तालमेल इतना गहरा होता है कि कभी किसी तीसरे को पता भी नहीं चलता कि घर में कोई तनाव भी है। घर की स्त्री यहाँ सिर्फ एक पत्नी नहीं होती, वो उस घर की मालकिन होती है और उस घर की धुरी होती है, जिसके सम्मान को ठेस पहुंचाना पूरे परिवार का अपमान माना जाता है। अब चाहे आपस में तालमेल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स तो होते ही हैं जिनकी वजह से तनाव बन सकता है। और इसीलिए इस कहानी का भी सबसे पेचीदा हिस्सा है इसमें पैदा होने वाले बच्चे। अक्सर लोग पूछते हैं कि इन शादी से जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों का पिता कौन कहलाता है। समाज शास्त्र के नजरिए से तो ये बहुत ही व्यवस्थित है। इन परिवारों में बच्चों की पहचान बायोलॉजिकल पिता से नहीं, बल्कि घर की हायरार्की से होती है। मतलब कि घर के सबसे बड़े भाई को बड़े पिता कहा जाता है और बच्चों का सारा अधिकार उन्हीं से जुड़ा होता है। संपत्ति का वारिस भी वही होता है जो उस घर में जन्म लेता है, फिर चाहे उस बच्चे का बायोलॉजिकल पिता कोई भी भाई क्यों ना हो। सभी भाई बच्चों को समान प्यार देते हैं क्योंकि उनके लिए ये बच्चे सिर्फ एक भाई के नहीं बल्कि पूरे कुल के वारिस होते हैं। शायद यही वजह भी रही है कि ये व्यवस्था इतनी मजबूत रही है कि इन इलाकों में कभी अनाथ होने या सौतेले होने का दर्द किसी बच्चे ने महसूस नहीं किया। यहाँ मेरा बच्चा नहीं बल्कि हमारा बच्चा वाली भावना काम करती है। अब उस पहलू पर आते हैं जिस पर सबसे कम बात होती है।
और वो है उस स्त्री की मानसिकता जो इस प्रथा के अनुसार घर में सभी भाइयों से शादी करती है। सवाल ये आता है कि उसका जीवन कैसे बीतता है, उसे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और क्या उसकी मर्जी भी कभी पूछी जाती है। इन सभी सवालों का जवाब सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। इसका पहला पहलू कहता है कि इस प्रथा में रहने वाली एक स्त्री के कई पति होना उसके लिए बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि हर पति का व्यवहार अलग है। और व्यवहार ही क्यों, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली लगाव सभी के साथ होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी उस पत्नी को बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि पांडवों की तरह ही सभी पतियों का समय बंधा होता है। कौन पति किस वक्त पर पत्नी के साथ होगा ये तय कर लिया जाता है। अब ये तय कौन करता है और तय करते वक्त क्या उसमें पत्नी की सलाह होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर आज ये प्रथा एक महिला के लिए बेहद मुश्किल है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू इसका उल्टा है। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि घर के भीतर इकलौती पत्नी का अधिकार होता है। तिजोरी की चाबी से लेकर किस खेत में क्या बोया जाएगा इसका फैसला वही करती है। उसे समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है और उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। तो ये तो हुए इस प्रथा के दो पहलू। अब बात करते हैं उस पत्नी की मर्जी की। सवाल ये है कि क्या उससे इस शादी के लिए पूछा जाता है, क्या उसकी मर्जी इसमें शामिल होती है। इसका जवाब भी थोड़ा सा पेचीदा है। कुछ साल पहले तक बिना पूछे या कभी पूछकर शादी की जाती थी। अब क्योंकि इन जगहों पर सभी की शादियां इसी तरह से होती हैं, तो लड़कियां भी कोई सवाल नहीं करती थी। वो इसे अपना भाग्य मानकर शादियां कर लिया करती थी। मगर आज आधुनिक शिक्षा आने के बाद यहाँ की नई पीढ़ी की लड़कियों ने दबी जुबान में सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वो पूछती हैं कि क्या 4 या 5 पतियों की सेवा करना और उनकी मानसिकताओं के साथ सामंजस्य बिठाना एक स्त्री के लिए बोझ नहीं है। आज वो इस प्रथा के खिलाफ आवाज भी उठाती हैं और इसमें शामिल होने से मना भी करती हैं। यहाँ तक कि आज यहाँ रहने वाले कुछ लड़के भी इस द्रौपदी प्रथा से परहेज करते हैं। जैसे जैसे पहाड़ों में सड़कें बन रही हैं और शिक्षा पहुंच रही है, ये सदियों पुरानी रवायत अब दरकने लगी है। आज का युवा जो शहरों में जाकर पढ़ रहा है, वो अब व्यक्तिगत प्रेम और प्रिवेसी की तलाश में है। दूसरी बात ये कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती ही जीवन के गुजारे का एकमात्र साधन हो। लोग अब नौकरी कर रहे हैं, शहरों में बस रहे हैं। अब जमीन ही इनकम का मेन सोर्स नहीं रही, तो उसे बचाने के लिए साझा पत्नी की जरूरत भी खत्म होने लगी है। आज जौनसार और किन्नौर के कई गांवों में अब ये प्रथा सिर्फ बुजुर्गों की यादों में या कहानियों में सिमट गई है। नई पीढ़ी अब एक पति पत्नी वाली आधुनिक व्यवस्था को अपना रही है। कई जगहों पर ये सिर्फ एक सांकेतिक रवायत रह गई है, जिसे रीति रिवाजों के लिए निभाया जाता है, लेकिन हकीकत में जीवन बदल चुका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि महाभारत में द्रौपदी को वचन और अनजाने में कहे गए कुछ शब्दों की वजह से ऐसा करना पड़ा था। मगर पांडवों की इस मजबूरी को पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने जमीन को ना बांटना पड़े, इसीलिए एक रस्म बना दिया। हिमालय की वादियों से आती ये रवायत अब भले ही दम तोड़ रही हो, लेकिन ये हमें याद दिलाती रहेगी कि इंसान ने खुद को बचाने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए हैं, और फिर लोग आगे इन्हें फॉलो भी करें। इसके लिए उन्होंने इस प्रथा को एक कड़ा नाम भी दिया हुआ है।